हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या एंटी एरोमेटिक होते हैं, क्या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और क्या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। सबसे स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। आज की क्लास में हम एरोमेटिसिटी के अंदर मल्टीपल साइक्लिक रिंगों में एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। देखो, मल्टीपल साइक्लिक रिंग मल्टीपल साइक्लिक रिंग में मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। देखो, ये मेरे पास एक नेफ्थलीन का क्रिस्टल है। इस नेफ्थलीन के क्रिस्टल में हम सबसे पहले आउटर पैराफेरी देखेंगे, ठीक है, आउटर एरिया देखेंगे, केवल ये वाला एरिया। हम इस एरिया की बात नहीं करेंगे, हम इसको चेक नहीं करेंगे, इस वाले को। तो देखो, इसमें 1 2 3 4 एंड 5 डबल बॉन्ड है, ठीक है। 5 डबल बॉन्ड इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको कैसे काउंट कर लिया, तो आप इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाकर देख लोगे। ये कौन, यदि मैं इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन सिस्टम ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल, ये डबल, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कॉन्जुगेशन सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं आउटर में, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा नेचर में, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो ये एजुलिन होती है, और इस एजुलिन में इस तरह से पाई बॉन्ड लगाए जाते हैं, ठीक है। ये 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। इस कंपाउंड का नाम होता है एजुलिन, ठीक है। इस कंपाउंड को एजुलिन के नाम से जाना जाता है। और इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 है। पाई बॉन्ड 5 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा, नेचर में एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो, इसमें मैं पाई बॉन्ड लगा देता हूं 1, एकांतर क्रम में लगते हैं, एक छोड़कर एक। तो इसको छोड़कर यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को अंदर से कोई मतलब नहीं है, मैं सबसे पहले इस पूरी रिंग को एक रिंग मानकर करूंगा, ठीक है। इसके अंदर 3 छोटी छोटी रिंग उपस्थित है, लेकिन मैं सबसे पहले चेक करूंगा आउटर साइड को, ठीक है। इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है इस जगह से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, और 6 पाई बॉन्ड का मीनिंग क्या हो गया आपका, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर उपस्थित हैं, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि ये हो गया आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक को नहीं देखते, हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी को चेक करते हैं। यदि ये दोनों ही उपस्थित नहीं है, तो कंपाउंड अपने आप ही क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। और एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले हम आउटर साइड को देखते हैं, सबसे बड़ी रिंग को देखते हैं, उसके बाद हम छोटी रिंग पर आते हैं, और फिर लास्ट में हम सबसे छोटी रिंग पर आ जाते हैं। देखो किस तरह से, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ये रिंग ले लेता हूं। अब यहां पर मैं देखूं तो कंप्लीट चेक करें हम, ये पूरा मेरा आउटर एरिया हो गया, और इस आउटर एरिया में मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। और इसको भी मैं काउंट करूं यहां से, तो एक इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, यहां से ये हो सकता है। तो ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हुआ। लेकिन किसी भी कंपाउंड में हम डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक चेक नहीं करते, हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं इस रिंग को 2 भागों में बांट देता हूं। ये एक तो ये बड़ी रिंग हो गई कंप्लीट, ये 2 छोटी छोटी रिंग क्या बन रही है इसमें, एक तो ये बन रही है इसमें,
और एक रिंग इसमें ये बन रही है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर भी होगा और ये इसमें भी होगा, ठीक है। अब इसमें देखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण कॉन्जुगेशन है नहीं, तो ये कंपाउंड आपका कैसा आएगा, नॉन एरोमेटिक। और मैंने पहले ही आपसे कह दिया हम डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक नहीं देखते, हम तब तक रिंग में चेक करेंगे पॉसिबिलिटी जहां तक हम एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं निकाल लेते। अब इस कंपाउंड को चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो कॉन्जुगेशन भी चल रहा है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है और ये बॉन्ड इधर आ सकता है, तो कॉन्जुगेशन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन साइक्लिक प्लेनर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और यदि ये एंटी एरोमेटिक हो गया तो इसका मतलब ओवरऑल जो रिंग है मेरी वो नॉन एरोमेटिक ना होकर ये रिंग मेरी क्या कहलाएगी, एंटी एरोमेटिक ही कहलाएगी, ठीक है। तो आपकी समझ में ये आया होगा कि यदि किसी रिंग में पॉसिबिलिटी डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक की आ रही है तो हम एरोमेटिसिटी तब तक चेक करते हैं जब तक कि हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाते। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी रिंग को चेक करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम रिंग पर आएंगे और फिर सबसे लास्ट में छोटी रिंग पर आ जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आउटर एरिया चेक करोगे आप। आउटर एरिया से मीनिंग क्या है, केवल इस एरिया को हम चेक करेंगे और हमें किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक की शर्त प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, तीनों ही चीज इसमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे आप, सबसे पहले आउटर एरिया चेक करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का मीनिंग क्या हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब भी क्या हो गया, एरोमेटिक, ठीक है। हमें सबसे पहले एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक एंड फिर नॉन एरोमेटिक चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कंप्लीट रिंग ले हम, तो इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, तो इस छोटी रिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट बड़ी रिंग से नहीं निकल पा रहा है, तो 2 रिंग बन जाएंगी, एक ये और एक ये। फिर छोटी रिंग मीडियम रिंग को देखेंगे हम। मीडियम रिंग से हमें 1, 2, 3 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है मेरा, एरोमेटिक, तो मैं यहीं से कैलकुलेट कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे आप। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डबल बॉन्ड जो है ये जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसकी तरफ डीलोकेलाइज हो जाता है, और जब ये डीलोकेलाइज हो जाएगा तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बन जाएगी। यहाँ सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इसमें कॉन्जुगेशन आ जाएगा। और कॉन्जुगेशन आने के बाद यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी प्रकार से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो गए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की बनकर आएगी। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और 1, 2, 3 यानी कि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और आपको पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ कार्बन एटम है और यहाँ पर भी कार्बन एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इस चक्कर में इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन उस ओर होता है जहाँ से कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाता है। यदि मैं इधर करूंगा शिफ्ट तो प्लस चार्ज आएगा और ये कंपाउंड इसी प्रकार से एंटी एरोमेटिक होगा, और यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर इस कार्बन एटम पर कर देता हूं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। आप देखो यहाँ पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड। तो
कॉन्जुगेशन चालू हो चुका है और 2 4 और नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड किसको प्राप्त कर जाएगा, ये एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर जाएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन उस ओर करना है हमें जिस ओर से कंपाउंड मोर स्टेबिलिटी को गेन करेगा, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो, और यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो इस कारण मैं इसको डायरेक्ट क्या कह दूंगा, ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करोगे आप, तो ये डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन चल जाएगा और इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हम उस ओर कराएंगे जहां से कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर कराता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव होने से कॉन्जुगेशन तो हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और यदि मैं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर करवा देता हूं तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक लेस स्टेबल होता है, एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस ओर हो गया, कार्बन की तरफ, और ये स्ट्रक्चर जो इसकी बनेगी वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगी। यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और इस CH2 पर आपका नेगेटिव चार्ज और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम इसी प्रकार, यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन यदि शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखोगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा तो नाइट्रोजन एटम पर नेगेटिव, कार्बन एटम पर पॉजिटिव, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, और पाई बॉन्ड लगा देता हूँ मैं। अब आप देखोगे कि ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। अब मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस ओर करवाऊँ, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्योंकि यहाँ ना लेकर हम पाई बॉन्ड को यहाँ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग में करवाता हूँ एक बार इस ओर। ठीक है, इधर भी जा सकते थे। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर करवा रहा हूँ तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, तो देखोगे आप, ये स्ट्रक्चर मेरे पास हो जाएगी जहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, कॉन्जुगेशन दोनों में स्टार्ट हो चुका है। कॉन्जुगेशन स्टार्ट, यदि मैं उल्टा करता तो यहाँ पर नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव होता, तो ये 4 पाई, ये 4 पाई, दोनों एंटी एरोमेटिक होते। इस सिचुएशन में ये रिंग क्या है, देखो यहाँ पर हो चुके हैं आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक और ये भी आपकी क्या हो चुकी है, एरोमेटिक, तो ये मोर स्टेबल होगी। अब आप देखोगे यहाँ सिंगल बॉन्ड का करेक्टर है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड का करेक्टर है, लेकिन मोर स्टेबल रिंग, यदि मैं इसको इस रिंग को ए नाम दे दूं और इस पूरी रिंग को मैं बी नाम दे दूं, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, मोर स्टेबल का ज्यादा होगा। रिंग में सिंगल बॉन्ड के करेक्टर ज्यादा होंगे। यदि मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ तो बॉन्ड ऑर्डर किसका, बी का ज्यादा होगा, किससे, ए से, बी का ज्यादा होगा किससे, ए से। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 13 में देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 में ये दोनों ही क्या है, मेरे पास सेम रिंग है, तो मैं इधर भी दे सकता हूँ, इधर भी दे सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम पोजीशन है, तो मैं इधर देता हूँ, चलो आप उधर भी दे सकते हो। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन में इधर शिफ्ट किए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने से ये एंटी एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर रही है ये रिंग, और ये एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिसिटी होने के कारण इसमें थोड़े से स्टेबिलिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो इस चक्कर में यदि मैं इसको ए नाम दूं और इस रिंग को मैं बी नाम दूं, तो यहाँ पर ए मोर स्टेबल होगी बजाय बी के, क्योंकि पाई बॉन्ड करेक्टर जिसमें ज़्यादा होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। ऊपर एक्सेप्शन केस हो चुका है स्टेबिलिटी के कारण,
क्योंकि पाई बॉन्ड के करेक्टर ज़्यादा हैं, लेकिन स्टेबल ये है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिंग एरोमेटिक हैं। लेकिन यहाँ पर ए का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ए का ज़्यादा होगा और बी का क्या रह जाएगा? कम। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड करेक्टर ज़्यादा है, बजाय ये एंटी एरोमेटिसिटी होने के कारण अनस्टेबिलिटी की ओर जा रही है, और अनस्टेबिलिटी की ओर जा रही है तो स्टेबिलिटी होने के कारण ये रिंग ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये मोर स्टेबल, और यहाँ पर ये वाली मोर स्टेबल होगी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, एक होता है रोटेशन बैरियर। रोटेशन बैरियर का मीनिंग क्या होता है कि जिस रिंग का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसका रोटेशन बैरियर ज़्यादा होता है, यानी कि एक एनर्जी का अमाउंट होता है जो रिंग को रोटेट करने में हेल्प करता है। तो जिस रिंग का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा यानी उसमें पाई बॉन्ड के करेक्टर ज़्यादा होंगे, और पाई बॉन्ड के करेक्टर ज़्यादा होंगे तो उसमें रोटेशन उतना ही कठिन होता चला जाएगा। अब आप इसको यहाँ से अप्लाई नहीं करें कि यहाँ सिंगल बॉन्ड का है तो कम हो जाएगा, आप इसको इसी तरह से अप्लाई करेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसका रोटेशन बैरियर ज़्यादा। तो रोटेशन बैरियर एक एनर्जी का अमाउंट होता है जो किसी रिंग को रोटेट करने के लिए काम आता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसका रोटेशन बैरियर भी ज़्यादा होता है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 12 में रोटेशन बैरियर की बात करूं तो बी का ज़्यादा होगा, ए का कम होगा, और क्वेश्चन नंबर 13 में रोटेशन बैरियर ए का ज़्यादा हो जाएगा और बी का कम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनुलिन। एनुलिन साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन सिस्टम होते हैं। ये साइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे मेरे पास एक रिंग है साइक्लोब्यूटाडाइन, ये साइक्लोब्यूटाडाइन भी एनुलिन रिंग है। एनुलिन, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, तो मैं कोष्टक में क्या लिख दूंगा? 4। इसको एनुलिन 4 बोलेंगे हम, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एनुलिन 4। ये जो रिंग है मेरे पास, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रिंग आपकी कैसी हो जाएगी? कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, तो ये आपकी एंटी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड 3 मेंबर्ड रिंग के बारे में क्या विचार है? 3 मेंबर्ड रिंग में एक ही पाई बॉन्ड लगा सकता हूं मैं, और एक ही पाई बॉन्ड होने के कारण कॉन्जुगेशन नहीं है वहां पर, और कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ये एनुलिन नहीं होगी। तो 3 मेंबर्ड रिंग एनुलिन नहीं होती है। 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन की बात करें हम, तो 6 मेंबर्ड रिंग बेंजीन ये भी एनुलिन होगी, और इसमें 6 कार्बन है, तो मैं कोष्टक में क्या लिख दूंगा? 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख दूंगा, ठीक है। अब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप जानते हो क्या कहलाएगा? एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट 7 मेंबर्ड एक रिंग लेते हैं। 7 मेंबर्ड क्या, 8 मेंबर्ड रिंग लेते हैं एक, देखो, और इसमें 1 2 3 4। एक्चुअली ऑड नंबर की रिंग हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑड नंबर की रिंग लेने पर वहां पर एक sp3 कार्बन आ जाएगा। जैसे मैं 5 मेंबर्ड रिंग लेना चाहूं तो पाई बॉन्ड में ज्यादा से ज्यादा 2 जगह लगा सकता हूं, ये sp3 हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन नहीं रह पाएगा वहां पर। तो ऑड नंबर की रिंग एनुलिन नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर एक 8 मेंबर्ड रिंग ले ली। अब 8 मेंबर्ड रिंग होने के कारण ये क्या होनी चाहिए आपकी? 1, इसका नाम हो जाएगा एनुलिन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है इसमें, तो एनुलिन 8 इसका नाम हो जाएगा। अब ये रिंग आपकी 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, वो सॉरी 4 पाई बॉन्ड है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये रिंग आपकी एक्सपेक्टेड क्या है? ये हमारी एंटी एरोमेटिक होनी चाहिए, बट एक्चुअली ये रिंग आपकी क्या हो जाएगी? ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। अब आपको ये पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मोनोसाइक्लिक रिंग यदि 7 मेंबर्ड से ज्यादा है तो वह एंटी एरोमेटिसिटी जो हाईली अनस्टेबल होता है उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए ट्विस्ट हो जाती है और नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रिंग कुछ इस तरह से अपने आप को होल्ड कर लेगी।
इस तरह से अपने आप को फोल्ड कर लेगी और इसमें यदि पाई बॉन्ड लगाए जाएं तो 1, इसको छोड़ देंगे 2, इसको छोड़ देंगे 3, इसको छोड़ देंगे तो 4, और इस तरह से ये नॉन प्लेनर हो जाएगी। और ऑल नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आर नॉन एरोमेटिक इन नेचर। तो ये रिंग आपकी नॉन एरोमेटिक हो जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे पास 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड होने के कारण ये क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये होना चाहिए आपका एरोमेटिक, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है। अब आप बात करोगे एरोमेटिक क्यों नहीं होता है, तो देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है कि ये वाला जो कार्बन है इस पर एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ इस वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन एटम उपस्थित है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम बिल्कुल नियर अबाउट आ जाते हैं एक दूसरे के, और बिल्कुल नियर आने के कारण इनमें लगता है रिपल्सन, और रिपल्सन के कारण ये जो कार्बन एटम ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, मतलब अपने आप को घुमा लेते हैं, और घुमाने के कारण ये तो चला जाता है आपका आउट ऑफ प्लेन, ये तो आपका आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ये इन द प्लेन चला जाता है, यानी डॉटेड लाइन में, ये डार्क लाइन में चला जाएगा ये वाला, और ये डॉटेड लाइन में। और इस कारण से ये जो रिंग है ये रिंग आपकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि एक आउट ऑफ प्लेन चला गया, एक इन द प्लेन चला गया, और कॉन्जुगेशन है जो फॉलो नहीं हो पाएगा, और इस कारण ये एनुलिन जो होगी ये एरोमेटिक नहीं होगी। तो फिर ये क्या होगी, यदि ये एरोमेटिक नहीं है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक यदि हम नहीं देख सकते, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में भी कॉन्जुगेशन होता है, एरोमेटिक में भी कॉन्जुगेशन होता है, और कॉन्जुगेशन के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत होती है। यहां पर ये क्या हो जाएगी, फिर ये रिंग आपकी नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। ये रिंग आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। चलो अब इस रिंग की बात करते हैं। इस रिंग में क्या है कि ये वाला जो कार्बन एटम है और ये वाला कार्बन एटम है ये ऑक्सीजन से अटैच है, यानी एक ही एटम से अटैच है। यहाँ पर दो अलग अलग एटम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यदि मैं इस रिंग को बगल में बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार की रिंग है, आप ध्यान से देखना। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम और लगा हुआ है। ठीक है, ये इसी तरह से लगा हुआ है, इस कार्बन से और इस कार्बन से अटैच है, जो मैंने ब्रिज के रूप में बाहर निकाल दिया। ठीक है, और बाकी इसमें पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखो। अब आपको ध्यान से देखने पर यह पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड मैंने लगाए हैं, ये पाई बॉन्ड तो एक प्लेन में है, और ये ऑक्सीजन एटम इससे इस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, एक ब्रिज की तरह बाहर की ओर निकला हुआ है, तो इसका रिपल्सन नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही एक ही प्रकार के एटम से जुड़े हुए हैं और जो कि प्लेन से बाहर है, यानी कि वो रिंग तो एक प्लेन में है और ऑक्सीजन एटम बाहर आउटसाइड में है। तो इस कारण रिपल्सन नहीं लगेगा, और रिपल्सन नहीं लगने के कारण यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये रिंग आपकी एरोमेटिक ही होगी। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम पोजीशन है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी आउट में लगा हुआ है, प्लेनर रिंग होगी, कॉन्जुगेटेड होगी, साइक्लिक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये रिंग आपकी कैसी हो जाएगी, ये आपकी एरोमेटिक होगी। ठीक है, ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, सेम एग्जांपल है, CH2 भी क्या होगा, आउटर होगा, तो सेम होने के कारण ये रिंग आपकी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे आप, तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिपल्सन से रिंग ट्विस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर तो मिथाइल मिथाइल लगे हुए, बहुत ज्यादा रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन लगने के कारण ये तो क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन, और ये वाली क्या हो जाएगी आपकी इन द प्लेन, और इस कारण ये रिंग आपकी नॉन एरोमेटिक की श्रेणी में चली जाएगी। ठीक है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6, इसका नाम होता है एजुलिन, सॉरी इसको बेंजाइन के नाम से जाना जाता है। इस रिंग को क्या बोला जाता है, बेंजाइन बोला जाता है। और इस बेंजाइन रिंग में यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊं
रेजोनेटिक नहीं, इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड तो पी पाई पी बाई ओवरलैपिंग से बनते हैं अंदर, और एक ये जो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको ट्रिपल बॉन्ड में, ये वाला बॉन्ड, ये sp2 साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरह से, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर, और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है। ये वाले एक सभी पैरेलल हैं, जबकि ये वाला पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है, तो इस कारण इसका एरोमेटिसिटी पर या किसी चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक एजुलिन रिंग तो नहीं होगी, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये भी एजुलिन नहीं होगी, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। यहां पर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन 1 पाई बॉन्ड ही काउंट किया जाएगा। उसका कारण क्या होता है कि 1 पाई बॉन्ड तो रिंग में उपस्थित अन्य पाई बॉन्डों के साथ पैरेलल होगा, समानांतर होगा, जबकि 1 पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर होता है, जो कि कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता है, डिलोकलाइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 6, ओनली 1 को काउंट करेंगे। 6 से ये क्या हो जाएगा आपका 12 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, और 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये केवल एक्सपेक्टेड है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक रिंग है, और मोनोसाइक्लिक रिंग में आप जानते हो कि रिंग ट्विस्ट कर जाती है और ये नॉन एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर लेती है। तो एक्चुअली में ये रिंग आपकी कैसी होगी? नॉन एरोमेटिक। ये आपको बस याद रखना है कि यदि डायरेक्ट कोई रिंग एंटी एरोमेटिक आ रही है और उसमें कार्बन की संख्या 7 या उससे ज्यादा है, तो वो ट्विस्ट करके नॉन एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर लेती है, जिससे वो रिंग स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है, आईआईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी रिंग मोर स्टेबल होती है, तो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक रिंग मोर स्टेबल होती है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक मोर स्टेबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी। क्या मतलब होता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एरोमेटिसिटी का? कि वे रिएक्शन जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं, जैसे कोई, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पहली रिएक्शन हाइड्रोजीनेशन। जैसे मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यदि मैं इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाऊं, इसका रिडक्शन करवा देता हूं मैं निकिल चूर्ण की उपस्थिति में, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा। इस पैटर्न पर यह अभिक्रिया होती है। अब एरोमेटिसिटी को कैसे अप्लाई करें इस पर, तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम कि मेरे पास ये एक क्वेश्चन है। देखो, अब मैं इसमें क्या करता हूं, H2 का 1 इक्विवेलेंट दे देता हूं निकिल चूर्ण की उपस्थिति में। यानी कि एक इक्विवेलेंट का मतलब है कि एक ही बॉन्ड रिड्यूस हो सकता है, चाहे वो ये वाला हो, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, कोई सा भी एक बॉन्ड यहां से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब यदि मैं यहां से देखता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से बॉन्ड आते हैं निकल कर, या कुछ इस तरह से रिजल्ट निकल कर आएंगे। मैंने ये वाला बॉन्ड रिड्यूस कर दिया, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर ये हो सकती है। दूसरा, यदि मैं इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस कर दूं, तो ये वाला बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आएगी निकल के। और यदि मैं इन दोनों में से कोई सा एक ही, तो सेम ही है, तो एक को ही कर लेते हैं हम। तो इसको मैं रिड्यूस कर देता हूं, तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास निकल कर आती है। अब यहां पर देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहां पर देखूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहां पर ये वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन
अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यदि एक कंप्लीट रिंग से मैं निकाल नहीं सकता तो मैं मीडियम पे आऊंगा और फिर और लोएस्ट रिंग पर आ जाऊंगा। तो यहां से यदि मैं देखता हूं तो ये मेरे पास ओवरऑल रिंग कैसी निकल के आती है, एरोमेटिक। यहां से यदि मैं चेक करता हूं तो ये वाली रिंग आउटर साइड में यदि हम देखें तो 1 2, लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन खत्म हो चुका है और कॉन्जुगेशन नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी और ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो मेरा आंसर ये 3 नहीं होंगे, मेरा आंसर वो होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग प्राप्त होती है और मिनिमम नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक रिंग प्राप्त होती है। यानी कम से कम एंटी एरोमेटिक रिंग प्राप्त होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एरोमेटिक रिंग आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा, जबकि ये रिंग मेरे को प्राप्त नहीं होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि मैं हाइड्रोजनेशन करवाता हूं तो हाइड्रोजनेशन करवाने पर H2 जुड़ जाएगा, एक पाई बॉन्ड, यदि एक इक्विवेलेंट ले रहा हूं तो एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, 2 इक्विवेलेंट ले रहा हूं तो 2 पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और 3 इक्विवेलेंट ले रहा हूं तो 3 पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे और वहां पर प्रोडक्ट वही बनेगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग प्राप्त होती है और मिनिमम नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक रिंग प्राप्त होती है। जैसे और एग्जांपल हम करके देखते हैं इसका। H2 1 इक्विवेलेंट ले लेता हूं मैं, वही निकेल डस्ट की उपस्थिति में। तो यहां से देखो ये कंपाउंड डायरेक्ट मेरे को एरोमेटिक दिखाई दे रहा है, तो ये तो कोई से बॉन्ड रिड्यूस होंगे नहीं, सीधा इस बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे हम। तो एरोमेटिक रिंग जहां से हमें प्राप्त हो रही है डायरेक्ट, उसको हम रिड्यूस कर देंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये कंपाउंड आपका क्या होगा, एरोमेटिक होगा नेचर में। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ और 2-4 क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें हाइड्रोजन के 3 इक्विवेलेंट लिए हैं और निकेल चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहा है। तो देखोगे आप, यदि मैं यहाँ पर इन रिंगों में से किसी को बॉन्ड को रिड्यूस करता हूं तो इन रिंगों में से बॉन्ड रिड्यूस करने पर क्या होगा कि बेंजीन रिंग की डायरेक्ट एरोमेटिसिटी जा रही है। ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। लेकिन ये वाली रिंग देखें हम 4 मेंबर्ड वाली, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रिंग तो एरोमेटिक और 3 रिंग एंटी एरोमेटिक है। यदि मैं एंटी एरोमेटिसिटी को जितना डाउन कर सकता हूँ उतना मेरे को करना है, तो मैं इन बॉन्डों को रिड्यूस करता हूँ। एक देखो कौन कौन से बॉन्ड, एक तो इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस कर दूं मैं, एक इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस करूं और एक इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस करता हूं, तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या निकल के आती है। देखो ये एक बेंजीन रिंग, यहां से एक 6 मेंबर्ड रिंग, फिर यहां से एक बेंजीन रिंग इस तरह से, और यहां से एक 4 मेंबर्ड रिंग और एक बेंजीन रिंग। अब ये मेरे पास क्या हो चुकी है, ये वाला रिड्यूस हो चुका था, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इनको रिड्यूस करने पर अब मेरे पास एक भी रिंग ऐसी नहीं है जो एंटी एरोमेटिक है। ओनली 3 रिंग मेरे पास यहाँ पर उपस्थित हैं और तीनों के तीनों रिंग मेरे पास कैसी हैं, एरोमेटिक इन नेचर। और ये एरोमेटिक हैं तो ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ एंटी एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे आप, तो ये तो एरोमेटिक है, इसको तो मैं चेंज करूंगा नहीं। अब या तो ये पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा या ये पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, तो 1 इक्विवेलेंट है, एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। यहाँ 3 थे तो 1 2 3 पाई बॉन्ड रिड्यूस कर दिए गए। यदि मैं इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता हूं तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि यदि मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। और कॉन्जुगेशन सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, तो इस कारण ये पाई बॉन्ड यहाँ पर रिड्यूस होगा, ये वाला पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो चुका होगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें हम, तो ये एरोमेटिक और यहाँ से ये एंटी एरोमेटिक और यहाँ से ये एंटी एरोमेटिक। यदि मैं यहाँ से H2 का 1 इक्विवेलेंट ले लेता हूं निकेल चूर्ण की उपस्थिति में, तो मैं इसको रिड्यूस करना पसंद करूंगा। ठीक है, मैं क्या पसंद करूंगा, होगा ही ये, और ये रिड्यूस हो जाएगा तो मेरे पास 2 रिंग आ जाएंगी।
एक तो ये वाली रिंग आ जाएगी और एक ये वाली, और दोनों ही रिंग क्या हो चुकी होंगी, एरोमेटिक नेचर में, और एरोमेटिक होने के कारण ये मोर स्टेबल हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें हम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, H2 और 1 इक्विवेलेंट ले लेता हूँ निकल डस्ट की प्रेजेंस में। देखो यदि मैं इन रिंगों को, यहाँ पर जो रिंग मेरे पास है, ये रिंग आपकी तीनों ही एरोमेटिक रिंग है। ओवरऑल देखें हम, सबसे पहले आउटर चेक किया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और ओवरऑल एरोमेटिक ये आपका हो जाए। इस पाई बॉन्ड की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी को ये बिल्कुल अफेक्टेड नहीं करेगा यदि ये यहाँ से हट जाएगा तो, और 1 इक्विवेलेंट लिया गया है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट 1 2, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, और ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब आप कहोगे कि ये एरोमेटिक तो कोई बची नहीं, लेकिन हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे आउटर साइड को चेक करते हैं, और वो यदि एरोमेटिक है तो ओवरऑल रिंग भी क्या हो जाएगी, आपकी एरोमेटिक होगी। ठीक है, तो ये एरोमेटिक रहेगी और स्टेबिलिटी को गेन करेगी। तो इस तरह से हमने देखा हाइड्रोजनेशन में, जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाया तो यहाँ पर वो पाई बॉन्ड रिड्यूस कर दिया जाता है जो एंटी एरोमेटिसिटी को कम से कम कर देता हो और एरोमेटिसिटी को ज्यादा से ज्यादा कर देता हो। अब हम इसका दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं रिएक्शंस में। सोडियम मेटल या अन्य मेटल के संग हम रिएक्ट कराते हैं। मेटल के संग किसी रिंग की रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल या कोई और मेटल के साथ, और एरोमेटिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, तो सेकंड एप्लीकेशन है एरोमेटिसिटी की, कि मैं यहाँ पर एक साइक्लोब्यूटाडाइईन ले रहा हूँ और इसकी 2Na मोल से रिएक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है, अब ये वाला पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्डों में से कोई सा एक, तो यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, और ये समअपघटनी विदलन के दौरान कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और ये रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करता है, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होमोलाइटिक, ये इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो ये रिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक और इसके पास आ जाएगा और एक और इसके पास, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब यदि आप देखोगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो रिंग है ये मेरी एंटी एरोमेटिक है कॉन्जुगेशन के साथ, और यहाँ पर 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और ये क्या हो चुकी है, आपकी एरोमेटिक हो चुकी है। तो इस तरह से सोडियम मेटल के संग ये बड़ी आसानी से क्रिया करके इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पर जो Na+ आयन है वो कुछ इस तरह से लगे हुए रहेंगे। मेटल यहाँ पर आयनों में अट्रैक्शन के कारण ये जॉइंट रह जाएंगे। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन करते हैं हम इस पर। मैं बेंजीन रिंग ले लेता हूँ। बेंजीन रिंग ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण नेचर में क्या होगी, आपकी एरोमेटिक होगी, और नेचर में ये एरोमेटिक होगी, और इसकी मैं सोडियम के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करवाऊं तो यहाँ पर रिएक्शन कराने पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड कोई सा भी रिड्यूस कर दूंगा मैं, तो नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। प्रोडक्ट तो ये बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक और यहाँ पर 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो क्यों कोई एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में जाना चाहेगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होती है, तो नो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी टाइप से आप और देखोगे, ये साइक्लोब्यूटाडाइईन है मेरे पास, और इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं आपकी 2 मोल Fe+3 आयनों से। अब Fe+3 आयन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो ये क्या है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो ये Fe+3 आयन Fe+2 आयनों में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से कोई सा भी एक पाई बॉन्ड रिड्यूस होकर इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा
तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, जबकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज और इंपोर्ट होता है, जिससे मेटल के साथ ये रिएक्ट करके एरोमेटिसिटी को गेन कर लेते हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल्स के साथ करवा देता हूं। तो सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो सोडियम यहाँ से 2 हाइड्रोजनों को रिड्यूस कर देगा और यहाँ से H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। और इस सिचुएशन में यहाँ पर 2 मेटल लिए मैंने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, और ये क्या था आपका, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। इसकी रिएक्शन यदि मैं आपकी सोडियम के 2 मेटल के साथ करवाऊं तो यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होंगे। तो ये वाला देखो एरोमेटिक साफ दिखाई दे रहा है आपको, और ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक है। ओवरऑल रिंग क्या हो जाएगी आपकी 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक। ओवरऑल रिंग का नेचर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ से इस बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा और इस बॉन्ड को यदि ये रिड्यूस कर देगा तो आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, जहां पर ये नेगेटिव और यहाँ से Na प्लस और ये आपके देखोगे 2 4 6 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपकी रिंग कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक इन नेचर। तो इस तरह से मेटल के साथ ये रिएक्ट करके एरोमेटिसिटी को गेन कर लेते हैं। लुईस एसिड बेस रिएक्शन। देखो लुईस एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कोई एल्किल हैलाइड है मेरे पास, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में किसी लुईस एसिड के साथ करा देता हूं, AlCl3 SbCl5। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन के होने के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, जहां से R और Cl का बॉन्ड तो ब्रेक होने लगता है। तो R और Cl का बॉन्ड तो ब्रेक होगा और Cl और Al के मध्य में बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट हमें प्राप्त हो जाती है, जिसमें एल्यूमिनियम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन से अटैच करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से एल्किल जो है समूह वो आपका रिप्लेस होकर R पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि जो एल्किल धनायन जो मेरे को प्राप्त हुआ है, कार्बोकैटायन मेरे को प्राप्त होगा या कोई साइक्लिक धनायन मेरे को प्राप्त होगा, इसके बनने की पॉसिबिलिटी कब होगी, तो शर्त वही है एरोमेटिसिटी में। यदि वो एरोमेटिसिटी को यानी कि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहा है तो वो कैटायन बनेगा, अन्यथा वो कैटायन नहीं बन पाएगा। तो कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से कैटायन बनते हैं और कौन से नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, SbCl5 एक लुईस एसिड है, यदि मैं इससे रिएक्ट करवाता हूं तो यहाँ से क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एल्किल वाला और Cl इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो SbCl6 बन जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं था, यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और कॉन्जुगेशन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण सिस्टम किसको प्राप्त कर चुका है, एरोमेटिसिटी को प्राप्त कर चुका है, यानी कि ये एरोमेटिक हो चुका है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या होगा, यहाँ से एक क्लोरीन जाएगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से आपका जो NO3 नेगेटिव
और AgCl आपका बाहर निकल जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में। तो आप देखोगे यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है और सिस्टम आपका नॉन एरोमेटिक है, जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये जो सिस्टम है ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती है और ये वाली रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, याद रखोगे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या होगा, इस तरह की एक रिंग आपके सामने बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड और बाहर निकल जाएगा NO3 माइनस प्लस AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे 2, 4, 6 और कॉन्जुगेशन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के संग ये आपकी एरोमेटिक हो जाएगी और एरोमेटिक हो जाएगी तो ये रिएक्शन अकर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना है हमको, ये मेरे पास 3 कंपाउंड है A, B एंड C। AgNO3 के साथ मेरे को रिएक्ट करवाना है और ये बताना है इनमें से तीनों में से कौन सबसे फास्ट AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं सबसे पहले A की रिएक्शन करवाता हूँ। A यदि इसके संग रिएक्ट करेगा तो इसका कैटाइन क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर पॉजिटिव। B की रिएक्शन यदि मैं करवाता हूँ तो B का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। और यदि मैं C की रिएक्शन करवाता हूँ तो C का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये। अब आप देखोगे तीनों में ध्यान से कि A का प्रोडक्ट ये बन चुका है, B का और C का वो। तो यहाँ से ये एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल नहीं बनेगा, यहाँ से sp2 नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। और यहाँ से ये देखो ये वाला जो C प्रोडक्ट है, C प्रोडक्ट में यदि हम देखोगे तो देखेंगे तो यहाँ से हमको साफ दिखाई दे रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम किसको प्राप्त कर रहा है, मेरा एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, और एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है तो C वाला सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, और कितनी देर में करते हैं कितनी देर में नहीं करते ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन टॉपिक ये है कि C सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाए ये, और यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट नहीं दिया जाए रिएक्ट करवाने के लिए, ना तो कोई लुईस एसिड ना कोई लुईस बेस। अब इसमें क्या होता है कि इस सिचुएशन में ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहते हैं। तो इसके 2 मॉलिक्यूल इस तरह से रिएक्ट होते हैं। ये केवल तब होती है रिएक्शन जब कोई ना तो हाइड्रोजनेशन होता है, ना मींस कोई रिएक्टेंट नहीं दिया हुआ हो, केवल मेरे पास क्रिया कारक है, अभिकारक दिया हो, सब्सट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये 2 रिंग जो होती हैं ये अपने आप को इस तरह से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो दूसरी रिंग होगी वो भी इस तरह से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये अनपेयर्ड मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं और यहाँ पर इस टाइप की एक रिंग बन जाती है, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से ये रिंग अपने आप को एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेती है, और नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करके ये एंटी एरोमेटिक की तुलना में थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। लेकिन ऐसा तब ही हो पाता है तब उसके पास कोई रिएक्टेंट नहीं हो क्रिया करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ कोई रिएक्टेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये बॉन्ड 2 रिंग आपस में रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट करके जब भी कोई यदि रिंग नहीं होती है तो यहाँ पर अनपेयर्ड और दूसरा भी अनपेयर्ड जुड़कर इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, और ये एरोमेटिसिटी को गेन करेगा, यानी कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा एक तरह से, इसकी बजाय ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी को गेन कर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कौन सी रिएक्शन ऐसी होगी जो फास्टली होगी। ठीक है, ए को देखते हैं हम, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये Ag बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज NO3 नेगेटिव प्लस Ag और ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। अब यदि देखा जाए तो ये नॉन एरोमेटिक है, और यहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरह से, ये एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें यहाँ से प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज
NO3 नेगेटिव और बाहर निकल जाएगा AgBr का PPT, ठीक है। और बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, कॉन्जुगेशन है तो ये आपका एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक है तो ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं, इसमें थर्ड को। तो सोडियम मेटल के संग रिएक्ट करवा रहा है तो ये क्या करेगा, अभी एंटी एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है तो यहां से ये इस तरह से Na+ और Na+, ये आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड, यहाँ से ये आपका एरोमेटिक हो रहा है, और एरोमेटिक हो रहा है तो स्टेबिलिटी गेन करेगा और ये भी आपकी बड़ी आसानी से हो जाएगी। डी को देखते हैं हम, तो डी को देखने पर भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज NO3 नेगेटिव और AgCl का PPT बाहर निकलेगा, और इस सिचुएशन में ये एरोमेटिक हो जाएगी तो ये भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो चुका है पॉजिटिव चार्ज के कारण, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी को गेन कर जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी, देखो ए में देखते आप तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, NO3 नेगेटिव और बाहर AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये PPT हो जाएगी। अब आप देखोगे यहाँ पर 2, 4 और इसमें 2 लोन पेयर है जिसमें से एक ही डिलोकेलाइज होगा, और इस कारण ये जो रिंग है ये आपकी एरोमेटिक हो जाएगी नेचर में, और एरोमेटिक होने के कारण ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज NO3 नेगेटिव और प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, AgBr का बनेगा, और ये आपकी नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक हो रही है तो ये रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। और सी में यदि हम देखें तो सी में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक रहेगा, तो रिएक्शन तो होगी क्योंकि नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो यदि मैं देखूं ABC में तो सबसे फास्टली रिएक्शन कौन सी होगी, ए वाली, ए सबसे फास्ट होगा, फिर ये एंटी एरोमेटिक है ये तो हो ही नहीं पाएगी, यदि हम इसको स्थान देंगे तो सबसे लोएस्ट हो जाएगा, और सी, तो ये इसके ऑर्डर निकल के आएगा कि ए सबसे फास्ट, सी उससे थोड़ा कम और सी सबसे कम, वो सॉरी ए सबसे फास्ट, सी उससे कम और बी सबसे कम। तो आज की क्लास में हमने एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशंस देखी थी, और एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशंस में हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाए, हाइड्रोजनेशन करवाया, लुईस एसिड बेस रिएक्शन करवाई, और यदि कोई रिएक्टेंट नहीं होता है तो रिंग आपस में अपने आप को एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेती हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।